हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन के बारे में जानेंगे, जिसके जो लेखक हैं उनका नाम है कृष्णा शोभती जी, जो कि हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उसके शब्दार्थ जानेंगे, नए शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है फ्रिल। तो फ्रिल का मतलब होता है बेटा झालर, जो इनके ज़माने में कपड़ों में लगाई जाती थी। मतलब जैसे फ्रॉक है उसमें लगाना, तो लटकन जिसे हम कहते हैं शुद्ध भाषा में लटकन, उसे झालर के रूप में इस पाठ में रखा गया है। दूसरा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का मतलब है जैतून का तेल, जो कि लेखिका को बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ती थी उस समय उन्हें एक दवा के रूप में पिलाया जाता था। सेम कैस्टर ऑयल है, जिसे भी अरंडी का तेल कहा जाता है, उसे भी एक खुराक मतलब मात्रा के रूप में उन्हें दवा के रूप में पिलाया जाता था। उसके बाद है खुराक। खुराक का मतलब है निश्चित मात्रा। यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, मात्रा होगा, तो निश्चित मात्रा में कोई चीज़ देना उसे कहेंगे खुराक। जैसे हमको डॉक्टर जब दवा देते हैं तो कहते हैं ना आपको 10 ml 5 ml जैसे ड्रॉप्स पीना है, तो उसे कहेंगे निश्चित मात्रा। खुराक दूसरा खुराक का रूप है, जो भोजन होता है उसे भी खुराक कहा जाता है। स्टॉक। स्टॉक मतलब है संग्रह भंडार, जहाँ पे हम माल सामान रखते हैं, जहाँ पर लेखिका का माल सामान रखा रहता है, जैसे उनके शूज़ हैं, सॉक्स हैं और उनकी बुक्स वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें। आगे है बुरकना। बुरकना मतलब है चूर्ण जैसी वस्तु की को छिड़कना। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं बाज़ार में कुछ चीज़ें लें जिस पे कुछ भुरका जाता हो, छिड़का जाता हो, तो उसे कहेंगे बुरकना। तो इस पाठ में वो बता रही हैं कि वो कुछ खाने की वस्तु लेती हैं जिस पे क्या होता है, चूर्ण है वो बुरका जाता है, मतलब उसे उसके ऊपर छिड़का जाता है। आगे है छुटपन। छुटपन मतलब उनका जो बचपन है वो, बाल अवस्था उनकी। आगे है कमतर। कमतर मतलब ज़्यादा छोटा, मतलब कम उम्र का, ज़्यादा छोटा मतलब ज़्यादा छोटा ही मतलब। आगे है हृष्ट पुष्ट, मतलब तंगड़ा या हट्टा कट्टा। हृष्ट पुष्ट का मतलब है काफ़ी खाता पीता इंसान, जो काफ़ी तगड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, काफ़ी हिम्मत वाला हो, उसे कहेंगे हृष्ट पुष्ट। आगे है कोलाहल। कोलाहल का मतलब है शोर, हंगामा, हल्ला, जो कि आप लोग अक्सर स्कूल में क्लास में अपने मित्रों के साथ करते रहते हो, उसे कहते हैं कोलाहल। मतलब शोर मचाना या हंगामा करना या हल्ला करना। आगे है अटपटा। अटपटा का मतलब है यहाँ पे टेढ़ा या कोई कठिन, कोई अटपटा सा काम कर देना, जैसे कोई अजीब सा काम कर देना, कुछ चीज़ जो कठिन काम हो उसे अलग तरीके से कर देना, तो उसे कहते हैं अटपटा। मतलब कुछ अलग ढंग से करना, अटपटा होना, तो उसे कहेंगे हम टेढ़ा या कठिन या कोई ऊटपटांग काम करना। आगे है आश्वासन। आश्वासन मतलब भरोसा, विश्वास जिसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी को जैसे है ना भरोसा, विश्वास अपने माता पिता पर, तो उसे कहते हैं आश्वासन, मतलब भरोसा करना। खींचना। खींचना का मतलब है झुंझलाना या क्रोधित हो जाना। इस पाठ में जैसे कि उनके भाई हैं, उन्हें क्या करते हैं, खिजा रहे हैं। खींचना मतलब चिढ़ाना, तो उससे क्या होती हैं वो क्रोधित मतलब गुस्सा हो जाती हैं, झुंझला जाती हैं। आगे है सहल। सहल का मतलब है आसान, जिसे इजी मतलब सरल होना बिल्कुल, उसे कहते हैं आसान। उसके बाद दूसरा सहल है जिसका मतलब दिया गया है सुविधाजनक, मतलब आपकी जो सुविधाजनक हो, आपके काम में आ सके इजीली, वो। सुभीते। सुभीते का मतलब है आरामदेह, मतलब काफ़ी आसानी से कुछ भी काम हो जाना, उसे कहेंगे हम आरामदेह। मतलब कभी कभी जब हम काम नहीं करते हैं तो उसे कह सकते हैं कि वो तो काफ़ी सुभीते तरह का इंसान है, मतलब आरामदेह, मतलब आराम करने वाला इंसान है। काफल। काफल का मतलब यहाँ पे एक पहाड़ी फल दिया गया है जो कि शिमला में पाया जाता
है। ऐसे ही दूसरा है चेस्टनट, जो भी एक पहाड़ी फल के नाम से जाना गया है, पहाड़ों में लगता है, जो शिमला में पाया जाता है। उसके बाद निरा मतलब पूरा, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना हम खाना खाते समय, आपने तो निरा खाना खा लिया, मतलब आपने तो पूरा खाना खा लिया, पूरा पानी पी लिया, उसे कहेंगे निरा मतलब पूरा। इतवार का मतलब है यहाँ पे रविवार, संडे, जिसे कहते हैं हम रविवार, इतवार। शताब्दी का अर्थ है करीब 100 वर्ष पूर्व, जो कि हमारी दादी या नानी के उम्र से भी ज़्यादा हो सकते हैं। शताब्दी मतलब करीब 100 वर्ष, 100 साल पहले। ट्यूनिक का मतलब यहाँ पे दिया गया है ढीली ढाली पोशाक, जो क्या हो, हम एकदम ढीली ढाली मतलब आसानी से पहन सकें, मतलब बिल्कुल लूज, जिसे कहेंगे ट्यूनिक मतलब ढीली ढाली। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। बचपन, जिसकी जो लेखिका हैं श्री कृष्णा शोभिती जी। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि जो कृष्णा शोभिती जी हैं वो करीब 100 साल बड़ी हैं, जो कि हमारी दादी या नानी की उम्र की भी हो सकती हैं। अब सीधी सी बात है, जब हमारी दादी या नानी की उम्र की होंगी तो उनके बचपन में तो काफ़ी चीज़ें अलग हुआ करती होंगी। अक्सर हम अपने घर में सुनते होंगे, कभी कभी हमारी दादी या नानी हैं उनके मुँह से कि अरे हमारे ज़माने में तो हम ऐसे कपड़े पहना करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें खाया करते थे, ऐसे ऐसे काम किया करते थे, यहाँ जाया करते थे, वहाँ जाया करते थे। तो उसी से मिलती जुलती काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कृष्णा शोभिती जी हमें इस पाठ में बता रही हैं कि बचपन में उन्हें कैसे कैसे रंग के कपड़े पसंद थे और आज उन्हें कैसे कैसे रंग के कपड़े पसंद आते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि बचपन में जब वो शिमला या दिल्ली गई हैं तो उस समय वहाँ पे उन्हें किस किस तरह के फल और कैसे कैसे शॉपिंग मॉल, कैसे चॉकलेटें और क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, उस समय शरबत कैसे हुआ करते थे, उस समय का नाश्ता कैसा होता था, हम क्या क्या खाते थे। तो वही सभी चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि वो अपने बचपन की ओर हमको ले जाना चाहती हैं और कह रही हैं कि मैं आपके परिवार में आपकी दादी की उम्र की हो सकती हूँ या फिर आपकी नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ, और परिवार में जो लोग हैं वो उन्हें सभी जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ वो कह रही हैं कि मैं इस समय कुछ सयाना महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मतलब करीब 100 साल पहले। अभी क्या है, मेरे पहनने और ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। जैसे कि पहले मैं कैसे कपड़े पहनती थी, नीला है, जामुनी है, ग्रे है, काला है और चॉकलेटी। तो पहले वो क्या डार्क कलर पहनना पसंद करते थे और अब क्या है, उनका मन उठ चुका है, तो अभी वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं, सफ़ेद कलर के, हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उन्होंने पिछले दशकों में कैसी कैसी पोशाकें पहनी हैं, जैसे कि फ्रॉक है, निकर है, वॉकर है, स्कर्ट है, लहंगे हैं, गरारे, और अब क्या पहनती हैं वो, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते।
आगे, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। अब वो कह रही कि उन्हें बचपन के कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो उन्हें आज भी याद हैं, जैसे कि हल्की नीली कलर की पीली धारी वाली उनकी फ़्रॉक है, और दूसरा गोल कॉलर और बाजू पर भी क्या है, गोल कफ है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अभी वो कह रही हैं कि एक हल्के चुन्नटों वाला, मतलब छोटी छोटी चुन्नटें, छोटे छोटे टुकड़े वाला घेरदार उनका फ्रॉक, और उसमें नीचे क्या है, गुलाबी रंग का फ्रिल, मतलब पट्टी जैसी लगी हुई है, जिसे फ्रिल किया गया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अभी वो कह रही हैं कि उन दिनों में क्या हुआ करता था, जो फ्रॉक था उसके जो ऊपर की जेब है उसमें हम लोग रूमाल रखा करते थे, और बालों में क्या करते थे, तरह तरह के इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन लगाया करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। अभी वो कह रही हैं कि लेमन कलर का क्या था, एक बड़ा प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था, जिसके नीचे क्या था, फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी कैसी थी, प्याजी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो यहाँ पे जो है ट्यूनिक का मतलब है ढीली ढाली पोशाकें। वो कह रही हैं जो दो ढीली ढाली ऐसी पोशाकें थीं जो कैसी थीं, एक चॉकलेट रंग की थी और जो कि अंदर की उसकी कोटी कैसी थी, प्याजी कलर की थी, और जो दूसरी थी वो कैसी थी, ग्रे कलर की, और उसके साथ सफ़ेद कलर की कोटी भी थी। आगे, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। अभी उन्हें उनके मोजे, जो बचपन के मोजे थे वो, और उनका स्टॉक, मतलब स्टॉक में उनके पास क्या क्या चीज़ें थी वो भी उन्हें आज भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो यहाँ कह रही हैं कि जब बचपन में जब वो छोटी थी तो उनके जो मोजे हैं पैरों में पहनने वाले, वो उन्हें खुद ही धोने पड़ते थे, क्योंकि नौकर और नौकरानी को देने के लिए घर में सख्त मनाही थी कि उन्हें नौकर या नौकरानी नहीं, उन्हें खुद ही धोना पड़ेगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब वो कह रही हैं कि हम बच्चे थे वो इतवार की सुबह, मतलब रविवार की जो सुबह है वो इसी में लग जाते थे। किसमें, कि जब उनके मोजे धुल जाते थे उसके बाद क्या करते थे, वो अपने जूतों पे पॉलिश करते थे और उन्हें चमकाते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे आज भी अपने जो बूट हैं वो पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब वो कह रही हैं कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय क्या होता था, नए जूते आते थे तो क्या होता था, उसी समय हमें उसका इलाज शुरू कर देना पड़ता था, क्योंकि जब नए जूते पहनते थे तो पैर में काटते थे, तो उससे क्या होता था, छाले होने की संभावना ज़्यादा हुआ करती थी। तो जैसे ही नए जूते आते वैसे ही वो उसका इलाज भी ढूंढ लेती। और कह रही हैं कि हालांकि अभी तो क्या हो चुका है, नई नई किस्म के काफ़ी आरामदेह, मतलब आराम से पहन सकें ऐसे काफ़ी नए नए तरह के नए नए डिज़ाइन के जूते आ चुके हैं। अब हमारे ज़माने जैसे जूते नहीं रहे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब वो कह रही हैं कि जब हम कभी लंबी सैर पे निकलते, लंबी दूर यात्रा पे निकलते तो क्या करते, अपने पास में रुई रख लेते थे, ताकि जूते में यदि जूता काटता है या पैरों में कहीं छिदता है तो उसके नीचे हम रुई लगा लेते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी
गंध आने लगती। अब वो कह रही हैं कि हर शनिचर मतलब हर शनिवार को उन्हें क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल, जो कि क्या है, जैतून का तेल, और दूसरा कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल पीना पड़ता था। तो जैसे ही शनिवार आता तो सुबह से ही क्या होता, उनकी नाक में इसकी गंध मतलब इसकी बास आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अभी कह रही हैं कि छोटे छोटे शीशे के गिलास थे, कांच के गिलास थे, जिन पर क्या था, ठीक खुराक मतलब मात्रा निशान लगा दिया गया था कि आपको इतने ही क्वांटिटी में ये तेल पीना है। तो वो कह रही जब हमें ये पता चलता तो हमको क्या होता, उसी समय मितली होने लगती, मतलब सुबह सुबह शनिवार को उस दवा की बात से हमको मितली मतलब उल्टी जैसा होने लगता था। जैसे ही वो उसे खा पीती उसके बाद उनको उल्टी जैसा उसका मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आगे कह रही हैं कि मुझे आज भी याद है अगर वो हम शनिवारी दवा मतलब जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल ना पीते तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, हमारी सेहत फिर भी ठीक रहती। आगे तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें सब डिटेल में बताऊंगी कि आपके बचपन में और हमारे बचपन में कितनी दिलचस्पियाँ मतलब कितना बदलाव हो चुका है। तो बच्चों, हम आज के दिन आपकी किताब का पन्ना नंबर 5 और 6 समझ चुके हैं। अगले भाग में हम पन्ना नंबर जो है आपका 7 और 8 समझेंगे।